फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं। आपको उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.globalit.org। ठीक है, वेबसाइट ओपन करते ही आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा ITI नीमी मॉक टेस्ट के नाम से। इस पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ITI नीमी क्वेश्चन पीडीएफ लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर में आए हुए सीबीटी एग्जाम के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे टैब आपके सामने, बस वेबसाइट खोलेंगे जैसे ही ना, पहला ही पेज आपके सामने आएगा इस तरह से, और आप किसी भी टैब पे क्लिक करके जो लिखा हुआ वो काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, और आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं फिटर थ्योरी का ITI सेकेंड ईयर के लिए पार्ट 6। कौन सा भाई, पार्ट 6 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको गूगल में करके दिखा भी देता हूं कि कैसे करना है हमें। देखिए आपको क्या करना था, गूगल में सर्च करना है ग्लोबल ITI, पहली वेबसाइट globalit.org के नाम से मिलेगी। इस पर क्लिक करना, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे ना, सब कुछ चीजें आपको अलग अलग टैब बना हुआ ऐसे सेम मिल जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कहीं परेशान नहीं होना है। ITI मॉक टेस्ट है, इस पर करेंगे मॉक टेस्ट दे पाएंगे आप। अब पीडीएफ वाला है, पीडीएफ पे जैसे आपने क्लिक कर लिया, नीचे को स्लाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पीडीएफ, फिटर थ्योरी का, किसका चाहिए, फिटर थ्योरी का चाहिए, फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। ऐसा कुछ है तो बंद करें। ठीक है, उसके बाद नीचे आए, देखिए यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आप सेकंड ईयर का चाहिए सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन होगा, नीचे को जाएंगे और यहाँ पे सारी आपको पीडीएफ एक सीरियल से मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 से पार्ट 10 में, एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन अपलोड है। कोई भी पार्ट पे क्लिक करेंगे ऐसे सिंपली और वो आपके सामने डाउनलोड करके आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, जिससे आप लोग मोबाइल फोन में भी इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पीडीएफ की बात। टेस्ट देना चाहेंगे तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली ग्लोबल ITI सर्च करने के बाद जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी ना, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा पहला ही ऑप्शन ITI नीमी मॉक टेस्ट, पीडीएफ से जस्ट पहले ही था। मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लीजिए, नीचे स्लाइड कीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई किसका टेस्ट देना है, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। फिटर सेकंड ईयर का है तो सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 जो भी देना हो स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, क्लिक करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, और बिल्कुल आसानी से आप टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, Which operation is performed with fine abrasive particle? ठीक है, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है, जिसमें महीन अपघर्षक कण होते हैं ना। Which operation performed with fine abrasive particle, जिसमें फाइन अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, महीन अपघर्षक कण होते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम लोग पीछे पूरा डिटेल में पढ़ते हुए आए, तो अब तक जो लोग अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे वो लोग समझ गए होंगे। कभी भी आपको स्टार्ट करना है पढ़ना ना, तो आप हमेशा पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 से देखते हुए आइए, तब ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई क्वेश्चन जब रिपीटेड होता है, दोबारा आता है ना, तब उतना डिटेल में नहीं पढ़ते, पर जब कोई क्वेश्चन पहली बार आता है तो हम उसका पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखोगे तब ज्यादा मजा आएगा। चलिए पहला क्या करें भाई, फाइलिंग। फाइलिंग में क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं भाई, एक हमारा जॉब है, जॉब को हमने वॉइस में बात रखा, फाइल के द्वारा इसको खींच रहे हैं। तो फाइल तो एक हमारा टूल हो गया, हाई कार्बन स्टील का क्या हो गया, फाइल हमारा एक मेटल का टूल हो गया, हाई कार्बन स्टील का। इसमें तो कोई अपघर्षक कण, मतलब जो लिखा हुआ महीन अपघर्षण कण, फाइन अब्रेसिव पार्टिकल, कोई पार्टिकल वगैरह तो यूज हो नहीं रहा। स्क्रैपिंग, तो यह देखिए स्क्रैपिंग है, स्क्रैपर के द्वारा करते हैं। स्क्रैपिंग में क्या होता है, जो हमारा जॉब होता है उस पर से हाई स्पॉट्स को खुरचा जाता है, हटाया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सरफेस प्लेट है उस पर सिंदूर या फिर परसेंट ब्लू लगा लेते हैं। फिर जो हमारा जॉब होता है उसको रगड़ते हैं, तो जॉब का जो हाई पॉइंट होगा वहां पर क्या सिंदूर या परसेंट ब्लू लग जाएगा। फिर उसको हम लोग स्क्रैपर की मदद से खुरच करके हटा देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रैपर जो यूज किया गया, स्क्रैपर भी एक टूल है मेटल का, तो इसमें भी महीने अपघर्षक कण नहीं है। पॉलिशिंग क्या होता है भाई, तो पॉलिशिंग में ना एक व्हील होता है, क्या होता है, एक व्हील होता है, ग्राइंडर की तरह इसमें एक व्हील होता है, लेकिन वह व्हील किसका बना होता है, एक व्हील होता है जो हमारा लेदर का बना हो सकता है, लेदर का हो सकता है, ठीक है, ऊन का, कागज का, मतलब इस मटेरियल का हमारा क्या हो सकता है, पॉलिशिंग होता है। पॉलिशिंग करने के लिए एक व्हील यूज किया जाता है, तो इसमें भी महीन अपघर्षक पार्टिकल नहीं है, लेदर है, ऊन है, कागज है। ठीक है, इनकी मदद से हम लोग किसी बड़ी कमी को, जॉब के किसी बड़ी कमी को ठीक नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जो थोड़ा बहुत उसमें स्क्रैच आए हैं जॉब पर, या उसमें कुछ चमकदार सतह बनाने के लिए यूज करते हैं, किसी बड़ी कमी को ठीक नहीं कर सकते पॉलिशिंग की मदद से। ठीक है, अब बचा क्या भाई, लैपिंग। तो लैपिंग आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह जो आपको दिख रहा फिगर, यह लैपिंग का है। लैपिंग में हमने बात किया था कि ये देखिए नीचे ये क्या है हमारी, ये लैप प्लेट है, ये हमारी लैप प्लेट है, लैप प्लेट नीचे वाला, और ऊपर हमारा क्या भाई, ये हमारा जॉब है जिसको घिसना है। कैसे घिसे, तो लैप प्लेट हमारा किसका हो सकता है, कास्ट आयरन का, कॉपर ब्रास का, लेड का हो सकता है। इस पर हम लोग लैपिंग कंपाउंड लगाते हैं भाई, क्या लगाते हैं,
लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड में क्या होता है? तो लैपिंग कंपाउंड में हमारा लैपिंग व्हीकल और अब्रेसिव पार्टिकल। लैपिंग कंपाउंड कैसे बनते हैं? यह बनता है हमारा लैपिंग व्हीकल और अब्रेसिव पार्टिकल को मिलाकर के। किसको मिलाकर के? अब्रेसिव पार्टिकल। इसमें देखिए अब्रेसिव पार्टिकल आया ना, ये क्वेश्चन में पूछा भी था कि अब्रेसिव फाइन अब्रेसिव पार्टिकल किसमें यूज होते हैं। देखिए लैपिंग व्हीकल मतलब ग्रीस ऑयल आपका हो सकता है, अब्रेसिव पार्टिकल मतलब मेटल के होते हैं, बोरान कार्बाइड, डायमंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इनमें से किसी का भी हो सकता है। ऐसे पार्टिकल होते हैं, मेन कण होते हैं। उन कणों को हम लोग क्या करते हैं? उसमें लैपिंग व्हीकल मिलाते हैं। लैपिंग व्हीकल मतलब ऑयल या ग्रीस मिला करके इसका पेस्ट बना लेते हैं, उसी पेस्ट को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। जब इन दिनों को मिलाकर के पेस्ट बनाया जाता है, पेस्ट को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। और लैप प्लेट के ऊपर इसको लगा करके प्लेट को चार्ज करके इसकी मदद से घिसाई करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो लैपिंग प्रोसेस है इसमें अब्रेसिव पार्टिकल का यूज हो रहा है। क्वेश्चन में भी वही पूछा था, इसका मतलब यहाँ पे लैपिंग सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या? हम लोग नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं? पहला कह रहा है ऐड कटिंग एबिलिटी। भाई काटने की क्षमता कब जुड़ेगी? जब हम लोग हार्डनिंग करेंगे। किसी भी मेटल को आप हार्ड बना दोगे तभी तो दूसरे को काटेगा। तो हार्डनिंग करने से काटने की क्षमता जुड़ती है। उच्च कठोरता, भाई कठोर भी कब होगा? जब हार्डनिंग प्रोसेस किया जाएगा। किसी भी मेटल में हार्डनिंग प्रोसेस करोगे तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो कठोर हो जाएगा। तो इसका भी वही ऑप्शन सही हो जाएगा। घिसने का प्रतिरोध बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगा? हार्डनिंग करने से। मतलब ये तीनों ऑप्शन हार्डनिंग करने से ही होगा। घिसने का प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब वो मेटल जल्दी भाई कठोर हो जाएगा, जल्दी ना घिसेगा ना कटेगा। तो ये तीनों हार्डनिंग के हो गए। तो लास्ट वाला जो बचा हुआ किसका हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन का। रिमूव, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मैंने बताया था कई बार आपके एग्जाम में एनिलिंग वाला आता है, तब हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूज करते हैं। जब एनिलिंग ऑप्शन में नहीं होता है तब हम लोग नॉर्मलाइजिंग यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? ध्यान दीजिएगा, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो वह भाई हमारा क्या है? फेराइट। फेराइट वह संरचना है स्टील की जिसमें 0% कार्बन होता है। ठीक है, किसमें? फेराइट में। यह हमारा क्या होता है ना, यह हमारा शुद्ध लोहा होता है। आप कह सकते हो क्या होता है भाई? शुद्ध लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा 0%। हमारा क्या होता है? शुद्ध लोहा होता है। फिर से मैं लिख देता हूं, शुद्ध लोहा, कार्बन की मात्रा 0%। इसलिए शुद्ध लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण होता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा 0% है। इसमें चुंबकीय गुण भी होता है। ठीक है, पियरलाइट क्या होता है हमारा? तो देखिए पियरलाइट हमारा कैसे बनता है? पियरलाइट जो है हमारा ना, पियरलाइट बनता है फेराइट प्लस सीमेंटाइट को मिलाने पर। फेराइट प्लस सीमेंटाइट, इन दोनों को मिलाते हैं तो पियरलाइट बनता है। अब बात आएगी फेराइट। तो देखिए फेराइट क्या है? फेराइट शुद्ध लोहा है जिसमें कार्बन की मात्रा 0% होती है, वह फेराइट होता है। इसमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सीमेंटाइट की बात आ गई तो सीमेंटाइट को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है भाई? सीमेंटाइट है। क्या है? सीमेंटाइट। सीमेंटाइट क्या होता है? तो जब हम लोग आयरन में, मतलब शुद्ध लोहा में, आयरन कह लीजिए या फेराइट कह लीजिए, जब हम लोग आयरन में क्या मिलाते हैं भाई? कार्बन मिलाते हैं। जब शुद्ध लोहा में एक तरह से कार्बन मिलाते हैं, आयरन कहिए या फेराइट कहिए। फेराइट भी तो क्या हमारा एक आयरन ही तो है, शुद्ध लोहा ही तो है। तो उसमें जब कार्बन मिलाएंगे तो आयरन और कार्बन मिलकर के क्या बनाते हैं भाई? आयरन कार्बाइड। क्या बनाते हैं? आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड, इसी को हम लोग Fe3C कहते हैं। Fe3C, इसी को सीमेंटाइट के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा सीमेंटाइट होता है। जब हम लोग शुद्ध लोहा में, क्योंकि ये फेराइट शुद्ध लोहा है, जब उसमें कार्बन की मात्रा ऐड करते हैं तो आयरन जो शुद्ध लोहा या आयरन और कार्बन के साथ मिलकर के आयरन कार्बाइड बना देता है, उसी को सीमेंटाइट कहते हैं। और उस सीमेंटाइट को और शुद्ध लोहा को जब आपस में मिलाते हैं तब वो पियरलाइट बना देता है। क्या बना देता है? पियरलाइट बना देता है। देखिए सीमेंटाइट ये जिसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। क्या होता है? सबसे अधिक कार्बन की मात्रा इसी में पाई जाती है, सीमेंटाइट में। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा इसमें होता है। ठीक है, जब कार्बन की मात्रा इसमें सबसे अधिक है तो यह फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट में क्या होगा? इन दोनों से अपेक्षा यह सबसे अधिक कठोर भी होगा, अधिक कठोर होगा, हार्ड होगा। लेकिन अधिक कठोरता आने का मतलब है अधिक कार्बन की मात्रा। कार्बन जब अधिक हो जाता है तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है। तो अधिक कठोर तो होगा लेकिन भंगुरता का भी गुण होगा। अधिक कठोर और भंगुर होगा, इसमें भंगुरता, ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा।
ठीक है, इस वजह से यह मजबूत नहीं होता है, यह हमारा जो होता है सीमेंटाइट स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं होता है। आई बात समझ में, ये चीजें हो गई। अब पियरलाइट की बात करें हम लोग तो देखिए पियरलाइट में क्या होता है हमारा ना, फेराइट और सीमेंटाइट मिला था तो पियरलाइट बना था। यह जो होता है जबकि सीमेंटाइट की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, अधिक मजबूत, सबसे अधिक मजबूत है ये तीनों संरचनाओं में, सबसे अधिक मजबूत यही है हमारा, ठीक है। कौन? पियरलाइट संरचना सबसे अधिक मजबूत है तीनों संरचनाओं में, पियरलाइट संरचना सबसे अधिक मजबूत होगी। कैसे बन रहा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि हमारे पास मान लीजिए पहले क्या है, हमारे पास है फेराइट, शुद्ध लोहा है ना भाई, ये हो गया हमारे पास क्या, यह फेराइट हो गया। फेराइट का मतलब क्या? शुद्ध लोहा। मेरे पास मान लीजिए पूरा शुद्ध लोहा, समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास मान लीजिए शुद्ध लोहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले शुद्ध लोहा में कार्बन मिलाएंगे, तो ये हमारे पास फेराइट है, शुद्ध लोहा है, इसमें मान लीजिए मैंने इतना मिला दिया कार्बन, क्या मिला दिया मैंने, इतना में कार्बन मिलाया, तो शुद्ध लोहा भाई, ये पूरा शुद्ध लोहा था। जब शुद्ध लोहा में इतना दूर मैंने कार्बन मिलाया तो शुद्ध लोहा और कार्बन मिलकर के क्या बनाएंगे, आयरन और कार्बन के आयरन कार्बाइड, मतलब ये सीमेंटाइट में बदल जाएगा। ये इतना किसमें बदल गया, जब इसमें मैंने पहले शुद्ध लोहा था पूरा, इतना दूर जब मैंने कार्बन मिलाया था, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए भाई, ये दोनों मिलकर के बना लिए सीमेंटाइट। क्या बना लिए? सीमेंटाइट। फिर मैंने बताया था आपको सीमेंटाइट के बगल में क्या बचा, तो भाई जितना दूर हमने कार्बन मिलाया शुद्ध आयरन में फेराइट में, वो सीमेंटाइट बन गया। इसके बगल में यह सब अभी फेराइट ही बचा है ना, तो अब यह बदल गया सीमेंटाइट में। सीमेंटाइट फिर इसके बगल में बचे हुए किससे, फेराइट से। ये बगल में क्या बचा हुआ है, बगल में बचा हुआ है हमारा फेराइट ना, बगल में पूरा तो फेराइट ही है, तो बगल में बचे हुए फेराइट से क्या करेगा, फेराइट से यह अपना रिएक्शन करेगा, इसके साथ मिलेगा और पूरे को किसमें बदल जाएगा, फेराइट और सीमेंटाइट मिलकर क्या बदल देंगे, पियरलाइट। अब हमारा ये जो पूरी संरचना है ये किसमें बदल गई भाई, ये पूरी संरचना हमारी बदल गई पियरलाइट में। किसमें बदल गई, पियरलाइट में। समझ में? ऐसे हम जब फिर कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो फिर फेराइट और कार्बन मिलकर के सीमेंटाइट बनाएंगे, और ये सीमेंटाइट अपने बगल वाले फेराइट से मिलकर के फिर पियरलाइट में बदल देगा। फिर कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो दोनों कार्बन और शुद्ध लोहा मिलकर के क्या बनाएंगे, सीमेंटाइट बनाएंगे, और वो सीमेंटाइट अपने बगल में बचे हुए फेराइट से मिलकर के उसको पियरलाइट में बदल देगा। ऐसे ही करते करते हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते जब कार्बन की मात्रा 0.84%, कितना भाई, जब कार्बन की मात्रा 0.84% तक बढ़ा देते हैं तब उस समय स्टील संपूर्ण रूप से पियरलाइट में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, संपूर्ण पियरलाइट में बदल जाती है, संपूर्ण पियरलाइट में बदल जाती है, चेंज हो जाती है जब कार्बन की मात्रा 0.84% होता है। और जिसमें कार्बन की मात्रा 0.84% हो वो संपूर्ण पियरलाइट में बदल जाती है। और इस स्टील को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, देखिए चीजें मैंने लिख दिया सब रिलीज हो गया था ना। तो यहां तक मैंने आपको बताया ना कैसे हमारी जो है यह आपका पियरलाइट बन रहा था। मैंने क्या बोला, 0.84% कार्बन की मात्रा पहुंच जाती है तो संपूर्ण पियरलाइट में बदल जाता है। इस स्टील को हम इटोक्टोइड स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इटोक्टोइड स्टील बोला जाता है, ठीक है। ये जो हमारा 0.84% जो कार्बन की मात्रा इसमें पहुंचता है टोटली किसमें परिवर्तित हो जाता है, पियरलाइट में। और इसी पियरलाइट को जब कार्बन की मात्रा 0.84% होती है उसको इटोक्टोइड स्टील बोला जाता है। और इस स्टील की क्वालिटी होती है कि एक ही क्रिटिकल टेम्परेचर रखती है। दरअसल हमारे पास दो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एलसीटी कहते हैं, एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ईसीटी बोलते हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी धातु के लिए एक समान होता है, वो 723 डिग्री सेल्सियस रहता है, या कभी नहीं बदलता, सबके लिए 723 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर धातु के मटेरियल के हिसाब से बदलता रहता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, मतलब वो उसके हिसाब से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा धातु पे डिपेंड करेगा कि वो कम होगा ज्यादा होगा जो भी होगा, ठीक है। लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबके लिए एक समान होता है, वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो स्टील हमारी 0.84% कार्बन वाली होती है, या कह लीजिए जो इटोक्टोइड स्टील होती है जो संपूर्ण रूप से पियरलाइट में बदल चुकी होती है, वो एक ही क्रिटिकल पॉइंट रखती है। उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों क्या हो जाता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों एक समान हो जाता है, मतलब दोनों ही 723 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं, ठीक है। ये है इटोक्टोइड स्टील की क्वालिटी। चलिए तो इसके बारे में बात हो गया। यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमारा फेराइट है ना, जो यह फेराइट है यह सबसे मुलायम संरचना भी होता है। यह भी कई बार पूछा था, सबसे मुलायम या सबसे सॉफ्ट संरचना भी यही है, सबसे मुलायम संरचना भी यही होती है। चलिए
ऑस्टेनाइट की बात कर लेते हैं। हमारे पास बता कि ऑस्टेनाइट, वैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, किस संरचना में 0% कार्बन, तो हमने बात किया था कि फेराइट सबसे शुद्ध लोहा होता है, इसी में क्या होता है 0% कार्बन होता है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। ऑस्टेनाइट में क्या है भाई, ऑस्टेनाइट जो है हमारा, जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं, मैंने बताया लोअर क्रिटिकल अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जब स्टील अपने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 723 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचती है तो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन आना शुरू होता है। आंतरिक संरचना में परिवर्तन आना शुरू का मतलब है कि वहां से लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचने पर स्टील में कार्बन घुलना प्रारंभ करता है, और जब वो अपने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है। जब कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है तो उस स्टेज को स्टील को ऑस्टेनाइट अवस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्टेनाइट। कब, जब कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका हो, कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका हो, पूर्ण रूप से घुल चुका हो, और यह कब घुल चुका होता है, जब वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचता है, तो वही हमारी संरचना ऑस्टेनाइट कहलाती है। ठीक है, ये सबके बारे में बात हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। देखिए सरफेस हार्डनिंग का मतलब है सिर्फ सरफेस को हार्ड किया जाना, किसी भी जॉब के सिर्फ सरफेस को हार्ड करना, इसी को हम लोग केस हार्डनिंग भी कहते हैं। सरफेस हार्डनिंग कहिए या केस हार्डनिंग कहिए, इसमें सिर्फ ऊपरी सरफेस को हार्ड किया जाता है, अंदर का जो कोर होता है, अंदर वाले भाग को कोर बोलते हैं, उसको बाहर वाले को केस बोलते हैं, अंदर के भाग को कोर बोलते हैं। तो सिर्फ केस को हार्ड करते हैं, अंदर वाला भाग जो कोर है उसको मुट्ठा और मुलायम बना रहने देते हैं, जिससे कि कोई झटका वटका लगे तो उसको अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर ले और टूटे ना। जैसे गियर हो गया, गियर के दांते आपस में फंस करके चलते हैं तो बाहरी जो सरफेस है टकरा करके चल रही है, अगर वो हार्ड नहीं होगा तो जल्दी घिस जाएगा गियर, तो हम लोग बाहरी सरफेस हार्ड कर दिए। अगर पूरा हार्ड कर देते तो क्या होता, वो जल्दी घिसता तो नहीं, लेकिन जब गियर में झटका लगता तो गियर टूट जाता। तो इसीलिए हमें ऐसी जरूरत कि बाहरी सरफेस हार्ड रहे और अंदर का टफ और मुलायम रहे, जिससे कि झटका लगे तो उसको अवशोषित कर ले। तो ऐसे जगहों पे सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, उसमें नाइट्राइडिंग क्या होता है, तो जब हम लोग ऊपरी सरफेस में नाइट्रोजन का प्रयोग कराते हैं, ऊपरी सरफेस में नाइट्रोजन का प्रयोग करा करके उसको हार्ड करने की कोशिश करें तो नाइट्राइडिंग कहलाता है। इसमें हम लोग अमोनिया गैस यूज करते हैं, जिसमें से नवजात नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है, इसको हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 40 से 100 घंटे तक गर्म करते हैं, तब यह प्रोसेस होता है। कौन सा, नाइट्राइडिंग वाला। यह सब मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ये सारी चीजें जो यहाँ पे ना मैं पहले भी बता चुका हूं। केस हार्डनिंग तो वही जो अभी मैंने बताया, सरफेस हार्डनिंग कहिए, केस हार्डनिंग कहिए, दोनों की बात है। सिर्फ ऊपरी सरफेस को हार्ड करना, अंदर का टफ और मुलायम बने रहने देना, वही हमारा केस हार्डनिंग कहलाता है। और केस हार्डनिंग के टाइप ये नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सब केस हार्डनिंग के टाइप है। फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है, तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों फिगर भी मैं पहले कई बार दिखा चुका हूं कि ये दोनों हमारे फ्लेम हार्डनिंग के फिगर है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक मेटल को गर्म करते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं, पीछे से ठंडा पानी गिराते हुए आ रहे हैं, जिससे क्या ऊपरी सरफेस गर्म होगी, तेजी ठंडा हो गया, हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग फ्लेम जला करके इसको जो गर्म करते हैं तो केस फ्लेम हार्डनिंग कराता है, क्योंकि फ्लेम के द्वारा गर्म कर रहे हैं। यह भी उसी का, ये नॉर्मल फ्लैट सरफेस के लिए जब बेलनाकार जब हो जाता है तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, यह बर्नर है, बर्नर से आग निकल रही है हमारी, यह आगे चलती हुई चलेगी, पीछे पीछे पानी का स्प्रे मारते हुए चलेंगे। तो ये दोनों फिगर में बार बार दिखाता हूं, बताता भी कि ज्यादातर आपके एग्जाम में यह वाला फिगर पूछा जाता है। तो यह फ्लेम हार्डनिंग का, यह छोटे जॉब के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि छोटा जॉब क्या होगा, फ्लेम पड़ते ही वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, जब पानी गिराएंगे तो पूरा का पूरा ठंडा होगा, मतलब इसके पूरी सरफेस हार्ड हो जाती है, जबकि हमें केस हार्डनिंग में सिर्फ ऊपरी सरफेस को हार्ड करना होता है। तो छोटी सरफेस से पूरी सरफेस हार्ड होने का डर रहता है, इसीलिए हम लोग उसके लिए इसको उपयुक्त नहीं मांगते हैं, उनके जलने का भी खतरा रहता है। इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है भाई, तो यह जो फिगर दिखा रखा है इंडक्शन हार्डनिंग का, इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, करंट की फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है जॉब को हार्ड करने के लिए, देख रहे हैं। इसीलिए मैं ये दोनों फिगर लेता हूं कि इसमें देखिए फ्लेम जल रहा है, वाटर निकल रहा है, दोनों दिख रहा है ना, इसमें किसी भी प्रकार की फ्लेम नहीं दिख रही, कॉपर की ट्यूब लपेटी गई है। तो जहां पे कोई भी फ्लेम वगैरह ना दिखे, नॉर्मल लपेटा गया हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज करके करंट का हम लोग उसकी मदद से केस को हार्ड करते हैं। तो ये हमारा इंडक्शन हार्डनिंग में आता है। दोनों फिगर ध्यान रखिएगा, फ्लेम हार्डनिंग वाला, केस हार्डनिंग वाला, सॉरी इंडक्शन हार्डनिंग वाला और फ्लेम हार्डनिंग वाला, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है बोथ डायरेक्शनल हाई टार्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने अपने पिछले वीडियो जो बताया था, जो लोग देखे होंगे वीडियो अच्छे से उन्हें याद होगा, आप तो क्वेश्चन कर भी चुके होंगे। बोथ डायरेक्शनल हाई टार्क, ठीक है। ऑप्शन डी जो यहाँ पे टेंजेंशियल की, मैंने बताया था कि टेंजेंशियल की हमेशा पेयर में यूज की जाती है, देख रहे हैं जोड़े में, एक इधर ऐसे टेपर में हमारी की और एक की इधर इसकी विपरीत दिशा में टेपर, दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। तो ये हमारी जोड़ी में यूज की जाती है, कौन सी भाई, ये जो हमारे पास टेंजेंशियल की है, स्पर्श की है, ठीक है। इसमें यह भी पूछता है कि यह दोनों हमेशा सेट में यूज होते हैं, देखिए एक 60 पे सेट में लगाए गए हैं, 2 सेट में रहते हैं ना, देखिए सेट में है। तो यह जो इनके बीच का एंगल, एक की यहाँ लगा दिया हमने, एक की यहाँ पेयर में लगा दिया, तो इनके बीच में जो एंगल है वही पूछता है कि इनके बीच में कितना एंगल बनता है भाई, 120 डिग्री बनता है,
ठीक है। यह बोथ डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में हाई टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन जनरली और जो हम लोग की पढ़ते हैं हॉलो सैडल की मतलब सैडल की हो संग की हो, यह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टॉर्क को ट्रांसमिट करती है, जबकि यह हमारा बोथ डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना हो तब टेंजेंशियल की यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। फ्लैट सैडल की क्या है, तो देखिए भाई ये सैडल की का एक टाइप है, यह नीचे जो दोनों है ये संघ की के टाइप है। किसके हैं, संघ के, टेपर संघ की, उड्रप की। संघ की में मैंने बताया था कि आधा खांचा शाफ्ट में आधा हब में कटा हो तो संघ की, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा हो जिसे पुली या गियर कहते हैं, शाफ्ट में कोई खांचा ना हो तो सैडल की होता है। सैडल की का ही टाइप है आपका क्या, फ्लैट और हालो सैडल की। यहाँ पे देखिए फ्लैट सैडल की दिया हुआ है, ये वाला जो फिगर फ्लैट सैडल की क्या, तो शाफ्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे दिखा है कि शाफ्ट में कोई खांचा नहीं है, सिर्फ हब में खांचा कटा गया ऊपर जो इसके लगाया गया पुली या गियर, ठीक है। तो शाफ्ट में की नहीं है तो हमारी की कैसे बैठेगी, क्योंकि भाई की हमारी फ्लैट सैडल की तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है और यहाँ बेलनाकार जॉब शाफ्ट है, तो भाई ये दोनों किनारा से खाली रह जाएगा ना, तो ये सही से बैठ सके इसलिए क्या करते हैं शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा घिस दिया जाता है जिससे की को बैठने के लिए स्थान मिल सके, इसी को फ्लैट सैडल की कहते हैं, ठीक है। ये कम टॉर्क ट्रांसमिट कर पाती है क्योंकि ये की और शाफ्ट के बीच लगने वाले फ्रिक्शन की वजह से ही पावर ट्रांसमिट करती है। टेपर संघ की कौन सा, संघ की मतलब आधा शाफ्ट और आधा हब दोनों में रहेगा, या आधा शाफ्ट में भी रहेगा आधा हब में भी, जबकि इसमें देख रहे हैं शाफ्ट में कोई खांचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ की हब में है, और यह की हब और शाफ्ट दोनों में रहेगा आधा आधा। तो टेपर संघ की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इधर के देखिए चौड़ाई कम इधर ज्यादा, टेपर में की है तो टेपर संघ की बोल देंगे। उड्रप की कौन सा भाई, तो ये हमारा उड्रप की है, यह की जैसे होता है अर्धवृत्ताकार आकृति में होगा, दिख रहा है ना, अर्धवृत्ताकार आकृति में होता है, और इसको लगाने के लिए शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खांचा भी काटा जाता है, लेकिन जो हब होता है हब में इसके ऊपरी आकृति के अनुसार आयताकार खांचा काटते हैं, ठीक है। या इसको हम एडजस्टेबल की भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं डियर, एडजस्टेबल की भी बोल दिया जाता है, क्योंकि यह टेपर्ड शाफ्ट में, मैंने बताया ना टेपर्ड शाफ्ट में यूज करते हैं, जो टेपर्ड शाफ्ट हो, शाफ्ट टेपर में हो, यहाँ देख रहे हैं शाफ्ट यहाँ पे आगे से टेपर हो गई ना, इधर डाया कम इधर ज्यादा, तो टेपर शाफ्ट पे यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल वगैरह में ज्यादातर यूज किया जाता है, तो वहां पे ये क्या करते हैं कि टेपर शाफ्ट वगैरह खुद को अपने आप एडजस्ट कर लेती है थोड़ा बहुत इधर उधर और सेट हो जाती है, इसलिए इसको एडजस्टेबल की भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है रिंग गेज का उपयोग क्या है। देखिए मैंने रिंग गेज प्लग गेज आपको बिल्कुल अच्छे समझा रखा है। रिंग मतलब अंगूठी के ऊपर पहने जाने वाला, मतलब बाहरी माप को चेक करेगा, और प्लग मतलब सॉकेट के अंदर चला जाता है तो अंदर की माप को चेक करेगा। फिर प्लग के आगे थ्रेड लग जाएगा तो अंदर की चूड़ी को चेक करेगा। टेपर लग जाएगा, टेपर प्लग गेज, तो अंदर के टेपर को चेक करेगा, मतलब जो आगे लग गया वही काम करेगा। तो यहाँ देखिए पहले क्या है कि रिंग गेज, नॉर्मल रिंग गेज की बात कर रहा है, तो नॉर्मल रिंग गेज क्या करता है, बाहरी व्यास को चेक करता है। कोई बेलनाकार जाओ उसकी बाहरी व्यास को चेक करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया चेक शाफ्ट डायमीटर। शाफ्ट क्या होता है भाई, शाफ्ट हमारा ऐसे बेलनाकार जाओ भी तो होता है, शाफ्ट हमारा बेलनाकार जाओ भी तो होता है, तो इसकी डाया को चेक करना मतलब रिंग गेज का यूज होगा, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिंग गेज का यह फिगर है हमारा, क्या है रिंग गेज। रिंग गेज में दो होते हैं, जो छोटा वाला होता है गो होता है, और एक इससे लंबा होता है, उसके बीच में सर्कुलर ग्रुप कटा होता है, वो नो गो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ के छेद की भी आपकी जांच करना, होल का डायमीटर चेक करना। होल का डायमीटर चेक करना मतलब अंदर की माप लेनी है, तब क्या प्लग गेज आएगा। प्लग गेज, तो यहाँ देखिए यह जो प्लग गेज है हमारा नॉर्मल प्लग गेज है, डबल इंडेड प्लग गेज भी कहीं बोलता है, या सिर्फ प्लग गेज बोले तो यह हो जाएगा हमारा, यह होल की होल के व्यास को चेक करेगा ना। उसके बाद है चेक टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर। शाफ्ट की ही व्यास को चेक करना है, लेकिन टेपर शाफ्ट होगा। शाफ्ट की व्यास चेक करना मतलब बाहरी माप चेक करना, लेकिन बाहरी शाफ्ट टेपर है मतलब बाहरी टेपर चेक करना है, तो रिंग गेज ही होगा, लेकिन कौन सा होगा, टेपर रिंग गेज होगा। तो देखिए टेपर शाफ्ट व्यास को चेक करने के लिए यह वाला होगा, यह टेपर रिंग गेज होता है। क्या होता है भाई, टेपर रिंग गेज, देख सकते हैं यहाँ पे टेपर में है, इसके अंदर टेपर में होल बना हुआ है ताकि टेपर रिंग को चेक कर सके, शाफ्ट के टेपर को चेक कर सके। चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर, आंतरिक चूड़ी को चेक करना है तो प्लग गेज अंदर के भाग को चेक कर रहा था, अब अंदर की चूड़ी चेक करना है तो प्लग के आगे क्या लग जाएगा, थ्रेड प्लग गेज लग जाएगा। तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह थ्रेड प्लग गेज का है। किसका है, थ्रेड प्लग गेज। चलिए हो गया ना, ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है आंतरिक धागे की। देखिए मैंने धागा चेंज नहीं किया, कई बार एग्जाम में गलतियां होती है, धागा लिख देता हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। दरअसल थ्रेड को जब आप गूगल ट्रांसलेट कर रहोगे ना तो हिंदी में धागा भी लिख देता है, लोग ट्रांसलेट करने में गड़बड़ कर देते हैं, धागा ही लिखा रह जाता है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। आप एक बार यहाँ भी धागा देखे रहोगे तो जब एग्जाम में आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यार सर ने बताया था कि धागा मतलब थ्रेड ही होता है, ठीक है। तो थ्रेड चूड़ी की बात हो रही है, तो आंतरिक चूड़ी की एक्यूरेसी कौन जांच करेगा, अभी जस्ट मैंने बताया कौन जांच करेगा भाई, थ्रेड प्लग गेज।
प्लग गेज अंदर की माप जांच करेगा, थ्रेड लगे तो थ्रेड प्लग गेज होगा चूड़ी को चेक करने के लिए, रिंग गेज बाहरी माप को चेक करने के लिए, स्नैप गेज बाहरी व्यास मोटाई चौड़ाई ये सब चेक करना हो तो हमारे प्लेन स्नैप गेज है, डबल इंडेड स्नैप गेज भी कहते हैं, ठीक है। सेंटर गेज, तो ये सेंटर गेज है, ये क्या करता है, देखिए मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब पहले आपको बता चुका हूं। मैंने क्या बोला, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक लगातार देखते हुए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको यहाँ दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी भगा के देख लोगे, ठीक है। सेंटर गेज का काम है थ्रेड चेकिंग टूल को, या जो हमारा थ्रेडिंग टूल होता है ना उसको चेक करने के लिए, जैसे सिंगल पॉइंट वाले थ्रेडिंग टूल जो लेथ मशीन पे यूज किए जाते हैं थ्रेड काटने के लिए, उनके आगे की एंगल को चेक करने के लिए हम लोग सेंटर गेज यूज करते हैं। या फिर लेथ मशीन में जो सेंटर बना होता है, लेथ मशीन में जो सेंटर होता है उसमें माउस टेपर कटा होता है इस तरह से, और आगे जो टेपर बना होता है इसका एंगल 60 डिग्री रहता है, इसको भी चेक करने के लिए हमारा यूज किया जाता है किसको, सेंटर गेज को, जो लेथ मशीन में सेंटर यूज होते हैं, लाइव सेंटर डेड सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा देखिए सेंटर गेज है, इधर भी मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल ग्रुप कटा होगा, यहाँ पे 60 डिग्री का इस साइड कोन कटा होगा, ये दोनों हमारे क्या होते हैं मीट्रिक थ्रेड 60 डिग्री का होता है, या फिर सेंटर के एंगल को चेक करना होता है, इन दोनों को चेक करने के लिए ये वाला ऐसा यूज कर लिया जाता है। वहीं पे क्या होगा, कुछ बीए थ्रेड होती है जो 47.5 डिग्री की होती है बीए थ्रेड, और वहीं पे हमारा बीएसपी थ्रेड होता है, ठीक है, 55 डिग्री वाला बीएसपी थ्रेड होता है, बीएसएफ थ्रेड होता है, तो जिस डिग्री का कोड होगा उसको उस वाले स्लॉट में चेक कर लेंगे हम लोग। तो थ्रेड जो हमारे सिंगल पॉइंट वाले थ्रेडिंग टूल होते हैं उनको चेक करने के लिए सेंटर गेज यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्या कह रहा है भाई, गेज का नाम क्या है, यह गेज दिखा रखा है, अभी जस्ट पीछे ही तो बताया मैंने कि अंदर क्या देखिए कटा हुआ, अंदर टेपर बना हुआ, टेपर होल है, तो क्या है ये किसी शाफ्ट के ऊपर चढ़ जाएगा, चढ़ेगा तो बाहरी चेक करेगा, लेकिन टेपर में है तो बाहरी टेपर को चेक करेगा, तो ये हमारा टेपर रिंग गेज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेपर रिंग गेज। रिंग गेज कौन सा, तो देखिए सिंपल वाला रिंग गेज हमारा यही मैंने बोला कि छोटा वाला गो रिंग गेज होता है जो इसमें लंबा होता है, जिसके बीच में सर्कुलर ग्रुप कटा होता है, वो नो गो रिंग गेज होता है। स्नैप गेज जस्ट पीछे हमने देखा ये स्नैप गेज था, इसके बारे में बताया भी मैंने। इंटरनल थ्रेड गेज कहिए या प्लग गेज कहिए, इंटरनल थ्रेड गेज आंतरिक चूड़ी को चेक करने वाला गेज, उसी को तो हम लोग प्लग गेज कहते हैं, लेकिन कौन सा प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज बोलते हैं ना डियर, क्या बोलते हैं, थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला कह रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन, पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए कौन से स्लिप गेज का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर डायमेंशन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि दो स्लिप गेज को एक दूसरे की क्रॉस में रखते हैं, घुमा करके सीधे में ले आ जाते हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं, फिर पीछे ले आ देते हैं, वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बीच दोनों सरफेस के बीच जो वायु रहती है, एयर रहती है, वो हट जाती है, वहां पर वैक्यूम जनरेट होता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है रिंगिंग प्रोसेस। किस प्रोसेस के द्वारा ये जुड़ते हैं भाई, कई बार ये पूछता है, तो ये जुड़ते हैं हमारे रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा, रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग जोड़ते हैं। और इसमें हमें ध्यान देना होता है कि मान लीजिए आपके पास एक स्लिप गेज जितनी लंबाई का है, एक स्लिप गेज इससे थोड़ा कम लंबाई का है, एक स्लिप गेज इससे भी छोटा है, अगर हमें इन्हें जोड़ना है, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, तो कैसे जोड़ेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे जोड़े, या तो छोटे वाले से इसको जोड़े और फिर उससे फिर बड़े वाले जोड़े, या बड़े वाले से स्टार्ट करें फिर उससे छोटा फिर उससे छोटे वाले जोड़े। तो यही प्रक्रिया सही है कि सबसे पहले बड़े वाले से उससे छोटे वाले फिर उससे छोटे वाले जोड़ते हुए जाते हैं, इसी प्रोसेस के माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा कि सबसे पहले किस चीज स्टार्ट करते हैं, बड़ी स्लिप गेज से रिंगिंग करना स्टार्ट करते हैं। रिंगिंग करना मतलब एक दूसरे को आपस में जोड़ना। और एक चीज और ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए आपको 12 mm का स्लिप गेज को जोड़ जोड़ के कई सारे स्लिप गेज जोड़ के हमें 12 mm को बनाना है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम मतलब स्लिप गेज ऐसा चुनाव करेंगे स्लिप गेज का जिससे कम से कम स्लिप गेज को जोड़ करके इस साइज को प्राप्त किया जा सके। मतलब ब्लॉक की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। जब हम रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ रहे हैं हम लोग रिंग गेज को, तो ऐसा नहीं है कि आप 12 mm का है तो अब 10 अगर मतलब जो हो गया जिसका मन किया वही उठा करके आपने जोड़ दिया, नहीं, आप उसमें से चुनाव करोगे कि कितना कम से कम स्लिप गेज को हमें जोड़ना पड़े, ब्लॉक की संख्या जोड़ना पड़े और हमें वह जो आवश्यक हमें चीजें मिल जाए, वह माप हमें साइज मिल जाए। तो क्या रहता है कोशिश भाई कि मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक की ब्लॉक की न्यूनतम संख्या रहे, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? दो मिलने वाले घटक, दो मिलने वाले पार्ट के बीच अच्छे से फिटिंग हो सके, वो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? देखिए फाइलिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मल होता है हमारा, फाइल के द्वारा फाइलिंग किया जाता है, यह बहुत ज्यादा फिनिशिंग का कोई मतलब नहीं। ग्राइंडिंग, देखिए फाइलिंग की अपेक्षा ग्राइंडिंग मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक है, ये ज्यादा फिनिशिंग अच्छी देती है। इस तरह से ग्राइंडिंग व्हील होता है जिसमें हम लोग सामने खड़े होकर के जॉब पे ग्राइंडिंग करते हैं। टर्निंग, ये हमारा लेथ मशीन पे होता है। देखिए लेथ मशीन का चक में हमने जॉब को पकड़ रखा है, जॉब पर हमारा देखिए कटिंग टूल है, जॉब हमारा रोटरी
रोटरी मोशन ऐसे कर रहा होगा और कटिंग टूल को हम लोग ऐसे आगे पीछे की गति दे रहे होंगे, तो यह हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराएंगे और यह हमारा टर्निंग होता है। मतलब बेलनाकार जॉब से परत बारी बारी से परत को उतारते रहना या टर्निंग होता है, ठीक है। उसके बाद आती है लैपिंग। देखिए सबसे बेस्ट मैंने बताया आपको कि सबसे बढ़िया लैपिंग होता है। इसमें जो कर्ड होती है वो 50 से 800 ग्रेन साइज के होते हैं ना, जो कर्ड के नंबर होता है ना 50 नंबर से 800 नंबर वाले होते हैं। मतलब एक छन्नी में से छाना जाता है, उसी हिसाब से इनके नंबर को और निकाला जाता है कि छन्नी में अगर 1 इंच में 50 छेद है तो 50 नंबर वाला ग्रिड साइज कहलाएगा। किसका ग्रिड साइज क्या है, ग्रेन साइज क्या है, ठीक है। तो लैपिंग में जो कर्ड यूज किए जाते हैं वो 50 नंबर से 800 नंबर वाले यूज किए जाते हैं। 800 नंबर मतलब समझ रहे हैं 1 इंच छन्नी में आप 800 छिद्र कर देंगे। छिद्र की संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगी वो उतना छोटा छोटा छिद्र आपको करना पड़ेगा ना। भाई मैं बोलूँ आपको 1 इंच में सिर्फ 50 छिद्र करने हैं, आप बड़े बड़े छिद्र करोगे 50 छिद्र हो जाएंगे। मैं बोलूँ आपको 1 इंच में 800 छिद्र करने हैं, आपको छिद्र की संख्या छोटी करनी पड़ेगी तब ना 800 हो पाएंगे। मतलब उसमें तुम्हें महीन कर्ड मिलेंगे, तो जितना महीन कर्ड उतनी अच्छी फिनिशिंग। तो ये हमारा लैपिंग होता है। लैपिंग सबसे बेस्ट वाला होता है। देख रहे हैं यहाँ पे लैपिंग प्लेट है और ये हमारा जॉब है, ये हमारा लैप है और बीच में हमारा लैपिंग कंपाउंड है ब्लैक ब्लैक कलर वाला, जिसकी मदद से हम लोग प्लेट को चार्ज करके फिर जॉब की फिनिशिंग करते हैं। फिट की गुणवत्ता में ज्यादा अच्छी सुधार करता है, ज्यादा फिट में अच्छा होता है हमारा, ठीक है। फिटिंग अच्छी आती है। ये ज्यादा सबसे बेस्ट मैंने बताया, ओनिंग की अपेक्षा भी सबसे बढ़िया फिनिशिंग हमें लैपिंग से ही मिलती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है हार्डन स्टील और कास्ट आयरन के लैपिंग के लिए किस सब घटक का उपयोग किया जाता है। हार्डन स्टील और कास्ट आयरन ये सब मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। जो लोग इससे पहले वीडियो ढंग से देखे होंगे अब तक कोई आंसर टिक कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको सबका बारे में डिटेल से बताया था। जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ये देखिए सिलिकॉन कार्बाइड अधिक मात्रा में धातु भी घिसता है, अधिक मात्रा में धातु को जब घिसना हो, या फिर देखिए मैंने आपके अंतर क्या बताया था कि यस से स्टील हो जाएगा, सी से कास्ट आयरन, यस से स्टील, सी से कास्ट आयरन। मैंने बोला था कि स्टील के आगे हार्ड लगा लीजिएगा तो हार्डन स्टील। इसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाएगा। बोरान कार्बाइड, बोरान कार्बाइड हमारा किस लिए यूज होता है भाई, डाई व गेजों की लैपिंग के लिए। किसके लिए, डाई व गेजों की लैपिंग करना हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि यह महंगा होता है, यह महंगा है और कटाई के गुण भी उतने अच्छे नहीं है। कटाई के, ये कई बार पूछता है कौन सा हमारा है अब्रेसिव पार्टिकल जो कटाई के गुण जो महंगा है, कटाई के गुण भी अच्छे नहीं है, कटाई के गुण अच्छे नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है हमारा, ये जनरली उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, ये दो टाइप होता है, एक फ्यूज्ड एल्युमिनियम और एक होता है अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम। फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम दो टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड वाला। जो फ्यूज्ड एल्युमिनियम होता है हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए। किसके लिए भाई, सॉफ्ट मटेरियल हो, या फिर सॉफ्ट मटेरियल एंड नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल के लिए हम लोग यूज करते हैं। जबकि वहीं पे बात किया जाए अनफ्यूज्ड एल्युमिना वाला, तो ये जो यूज किया जाता है हमारा उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। उच्च कोटि की फिनिशिंग की जब बात हो तब इसका यूज करेंगे। यहीं पे एक और हमारे पास आता है भाई, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, डायमंड बच गया। एक और होता है, उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होता है, डायमंड, ठीक है। डायमंड में क्या होता है हमारा भाई, तो जो डायमंड होता है ना, यह यूज किया जाता है हमारा छोटे सुराखों की लैपिंग करना हो, छोटे सुराखों की लैपिंग हो, या फिर कह लीजिए टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करना हो, या सिरेमिक। सबको नोट कर लीजिएगा, हालांकि ये चीज मैं आपको पहले भी बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ रोटेट में और रेसिप्रोकेट करता है। मतलब टूल रोटेट के साथ साथ रेसिप्रोकेट, आगे पीछे की भी गति करे, रोटेट तो करे ही रेसिप्रोकेट भी करे। तो यह कौन से वाले में होता है, देखिए ड्रिलिंग। तो यह जो आपको दिखाया गया ड्रिलिंग है, किसी जॉब में ड्रिल किया जाता है, तो जब ड्रिल करता है तो टूल तो रोटेट करता है, ड्रिल भी रोटेट करती है, लेकिन हमें उसमें आगे पीछे गति थोड़ा ऐसा तो नहीं कि ड्रिल को आप ऐसे ऐसे लगातार ऊपर नीचे करते रहते, नहीं, हम लोग ड्रिल से लगातार नीचे को फीड देते हुए जाते हैं ना, हम लोग फीड हैंडल को घुमाते हैं, ड्रिल लगातार धीरे धीरे उसमें चुपती हुई नीचे को चली जाती है। रेसिप्रोकेट मोशन नहीं कि आप ऐसे 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 करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, तो यह नहीं सही होगा। इसमें रोटेट तो कर रहा है टूल, लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे आ जाते हैं लैपिंग
लैपिंग देखिए ये वाला है, लैपिंग में क्या हमारा लैप हो गया, ये हमारे जॉब हो गए और इसके बीच में लैपिंग कंपाउंड है। तो जब ये लैपिंग कंपाउंड लैप प्लेट चार्ज हो जाएगा तो इसकी मदद से जॉब को घिसेंगे, तो घिसेंगे आप तो नॉर्मल सही होगी ना, इसमें कोई रोटेट तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो लैपिंग भी यहाँ पे सही नहीं होगा। ग्राइंडिंग की बात करें तो ये जो हमारा ग्राइंडर है यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्राइंडर यूज किया, ग्राइंडिंग व्हील है, तो यहाँ पे देखिए टूल तो रोटेट कर रहा है लेकिन रेसिप्रोकेट तो कर नहीं रहा। जो कटिंग टूल है मतलब ग्राइंडिंग व्हील कटाई काम करेगा वो रोटेट कर रहा है लेकिन आगे पीछे गति तो कर नहीं रहा, तो यह भी सही नहीं होगा। अब बचा हमारे पास क्या, होनिंग। क्या बचा भाई, होनिंग। देखिए होनिंग टूल इस टाइप से होता है, इसमें देखिए अब रेसी स्टोन लगे हुए हैं, यह हमारा रोटेट भी करेगा और हम लोग इसमें होनिंग के द्वारा जो होता है जॉब की फिनिशिंग के लिए हम लोग इसको आगे पीछे की गति रेसिप्रोकेट मोशन भी देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जनरली जो हमारे कट होते हैं ना वो 36 से 600 नंबर वाले यूज किए जाते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर वो 120 से 320, ज्यादातर यही वाला नंबर यूज किया जाता है, 120 से 320 तक वाला। जबकि मैंने लैपिंग का बताया था इसमें जो होता है 50 से 800 नंबर तक, इसीलिए मैंने बोला था कि जो लैपिंग है हमारा ये ज्यादा बढ़िया है। क्यों, देखिए इसमें तो बहुत महंगे हो जाएंगे, 800 नंबर बहुत महंगे, इसमें 600 तक ही है, या ज्यादातर हम 320 तक ही यूज करते हैं, तो ये कम फिनिशिंग देगा, इसमें ज्यादा महंगा है तो ज्यादा फिनिशिंग देगा, ठीक है। लैपिंग में भी देखिए एक हमारा इंटरनल करने के लिए रोटरी टाइप का आता है, वो अलग टाइप का है, ठीक है, लेकिन हमारा मेन जो है रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है तो होनिंग वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किया जाता है। देखिए ये मैंने आपको फिगर ले रखा है जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये रिंग प्रकार का लैप है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूछ रखा है क्या वाई होल्स आर प्रोवाइड। देखिए यहाँ पे 2 होल्स दिए गए हैं, तो यही पूछ रहा है क्या प्रोवाइड किया। देखिए इसमें 2 होल है और एक यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ और इसमें हमारा ये स्क्रू लगा हुआ है, दिख रहा है ना, ये हमारा रिंग लैप, रिंग की आकृति में है, गोलाकार है, इसमें 2 होल या मेन है जो जॉब के ऊपर चढ़ा करके उसकी फिनिशिंग की जाएगी, उसके साइड में यहाँ 2 होल बना दिए गए हैं और यहाँ पे एक स्लॉट काट दिया गया। हमें दोनों का पता होना चाहिए किसका क्या काम है। जो दोनों होल है ना ये लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, जो लैपिंग कंपाउंड है जो अब्रेसिव पार्टिकल और लैपिंग व्हीकल को मिला करके जो लैपिंग कंपाउंड तैयार किया गया है, लैपिंग कंपाउंड समझ रहे हैं ना, लैपिंग कंपाउंड कैसे बनता है, अब्रेसिव पार्टिकल मतलब जो हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, बोरान, कार्बाइड, उनके जो छोटे छोटे कण होते हैं, तीसरे धार वाले कण होते हैं, उनको मिलाकर के प्लस उनको पेस्ट के रूप में बनाना है। तो इसमें हमें लैपिंग व्हीकल मिलाना पड़ेगा। लैपिंग व्हीकल के रूप में ग्रीस ऑयल कुछ होता है जिसको हम लोग मिला करके वो पेस्ट बनाते हैं, लैपिंग व्हीकल। इन दोनों को मिला करके लैपिंग कंपाउंड तैयार होता है। तो उसको पकड़ने के लिए उसको भाई इसमें पकड़ोगे कहां जिससे वो काम कर सके, तो उनको इन होल्स में पकड़ते हैं। तो मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, होल्ड लैपिंग कंपाउंड। ये जो होल प्रदान किए गए हैं हमारे रिंग लैप में, यह लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए। स्लॉट किस लिए है, तो स्लॉट में देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है, अगर हम स्क्रू टाइट करेंगे तो स्लॉट नजदीक आएगा, नजदीक आएगा मतलब साइज कम होगा। मतलब ये स्लॉट की, अगर स्लॉट का पूछ लेता, ये तो होल का पूछा था, अगर स्लॉट का पूछ लेता स्लॉट की हो तो हम कह सकते थे साइज का एडजस्टिंग साइड, एडजस्टिंग साइज, सॉरी साइज को एडजस्ट करने के लिए, या कह सकते हैं एक और चीज बोला जाता है कि लैपिंग कंपाउंड के फीड को कंट्रोल करने के लिए, लैपिंग कंपाउंड के फीड को कंट्रोल करने के लिए भी, क्योंकि भाई लैपिंग कंपाउंड इसमें पकड़ा गया है, जब इसको साइज भी कम होगा, जब ये दबेगा तो यहाँ से लैपिंग कंपाउंड हमारे थोड़े बाहर निकलेंगे, तो उनकी फीडिंग भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो स्लॉट का यूज है साइज को एडजस्ट करने के लिए प्लस लैपिंग कंपाउंड के फीड को कंट्रोल करने के लिए, और जो होल है ये लैपिंग कंपाउंड को पकड़ के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहा है कि शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की की में अग्रभाग वक्रता है। मैं आपको ये चीज बार बार बताया हूं कि हमारे कौन सी की में आगे का भाग जो होता है शाफ्ट के कर्व के हिसाब से बना दिया जाता है। यहाँ इंग्लिश वाला देखेंगे लिखा होगा, हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच शाफ्ट, शाफ्ट की सरफेस से मैच करने के लिए की के आगे के भाग को कर्व में बना दिया जाता है, कर्वेचर वक्रता दे दिया जाता है। किसमें होता है, अब तक याद आ जाना चाहिए भाई, संघ की तो हमारा देखिए मैंने बताया था संघ की और सैडल की होता है। संघ की मतलब जब शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा हो तो संघ की, जब सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा हो शाफ्ट में कोई खांचा ना हो तो
सैडल की, ठीक है। तो यहाँ पे वही संघ की होती है, संघ की का ही टाइप है हमारे जो अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं ना, टेपर संघ की, पैरेलल संघ की जो होता उसी के टाइप है। जैसे यहाँ पे सर्कुलर टेपर की है, यह भी संघ की का ही टाइप है। तो यहाँ पे देख लीजिए सर्कुलर टेपर की कौन सा भाई, ये वाला जो फिगर है सर्कुलर टेपर की है। इसमें शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा, फिर हब में भी अर्धवृत्ताकार खांचा कटा होता है, और ये हमारी सर्कुलर टेपर में की होती है, जिसे पिंकी भी कहते हैं। इसको इसके अंदर लगा दिया जाता है। ये लाइट ड्यूटी के लिए, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए, हल्के पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सैडल की हमारा दो टाइप का है, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की। यह वाला जो आपको दिख रहा है फ्लैट सैडल की है। इसमें मैंने क्या बताया था कि शाफ्ट में सैडल की में क्या होता है, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा। लेकिन जो फ्लैट सैडल की होता है, इसमें जो हमारी शाफ्ट होती है, शाफ्ट पर की को अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा, सही से बैठेगा नहीं। तो शाफ्ट पे हमारी की सही से बैठ सके, इसके लिए हम लोग शाफ्ट का कुछ हिस्सा थोड़ा सा घिस देते हैं, जिससे की को बैठने के लिए आसान मिल सके। यह फ्लैट सैडल की कहलाती है। हॉलो सैडल की में क्या होता है, इसमें शाफ्ट को घिसने की जरूरत नहीं है, शाफ्ट को किसी भी प्रकार से नहीं घिसते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, शाफ्ट का जो कर्व भाग है, जैसा कर्वेचर बना हुआ वैसा ही कर्व भाग हम लोग क्या करते हैं, अपना जो की है, की के आगे भी वैसा ही कर्व भाग बना देते हैं, जिससे इसमें मैच कर जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हॉलो सैडल की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि शाफ्ट से मैच करने वाला किसमें, हॉलो सैडल की में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है इस की का नाम क्या, देखिए यह की का नाम पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे फिगर में तब आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे ना सही से दिखे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां पे बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आगे का जो हिस्सा है और पीछे का जो हिस्सा है, दोनों लगभग एकदम एक समान है, चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब इसमें कोई भी टेपर नहीं, पूरा चौड़ाई में, पूरी लंबाई में इसकी चौड़ाई एक समान, मोटाई एक समान है। तो ये हमारी कौन सी होगी, संघ की है, क्योंकि भाई आधा देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया, आधा या शाफ्ट के अंदर है, आधा हाफ के अंदर है, तो ये संघ की है। लेकिन पूरा मोटाई एक समान है, कोई भी इसमें टेपर नहीं है, तो ये पैरेलल संघ की कहलाएगा। कौन सा भाई, पैरेलल संघ की। गिव हेड की, ये वाला हमारा गिव हेड की है। इसमें क्या होता है, जहां हमें शाफ्ट के किनारे पुली या गियर लगाना हो, जिससे बार बार निकालना लगाना हो, तो वहां पर या फिर कह लीजिए जहां पे हमें की को आसानी से निकाला जा सकता है। क्यों इसको की को आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें यह जो हेड होता है इसको गिव हेड कहते हैं। ये जो हेड इसी को गिव बोलते हैं। गिव हेड की मदद से इसको लगाना और निकालना आसान होता है। वुडरफ की, तो भाई ये वाले वुडरफ के भी जस्ट पीछे मैंने बताया था, टेपर शाफ्ट पे यूज करते हैं। एडजस्टेबल के भी बोलते हैं इसको, और वृत्ताकार खांचा शाफ्ट में कटा होता है, और हब में आयताकार खांचा। टेपर संघ की, तो ये वाला देखिए टेपर संघ की, इसमें देखिए आगे मोटाई कम पीछे ज्यादा है। टेपर में तो टेपर संघ की, यह पूरा बराबर था तो पैरेलल संघ की, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो फिगर आप देख रहे हैं, फिगर के साथ देखने पे और ज्यादा चीजें क्लियर हो रही होंगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हमेशा की तरह यही कहूंगा, अगर वीडियो ज्यादा सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।